वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब पहनने का मुद्दा भारत से होते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान जैसे देश इस मुद्दे को उठाकर दुनिया में यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। मामला भारत में कर्नाटक हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने मामले में तत्काल सुनवाई से साफ इनकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को नसीहत भी दी। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि मामले को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है और उचित समय पर इस अर्जी पर सुनवाई की जाएगी। लेकिन इधर इस विवाद के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कॉमन सिविल कोड की मांग छेड़ दी है। यह मुद्दा बीजेपी के 3 प्रमुख एजेंडे में भी शामिल है। इसलिए सवाल देश का है में बात इसी पर कि क्या एक देश एक कानून से ही ये मजहबी झगड़े होंगे खत्म, और मुस्लिम देशों में ही जब हिजाब पर है बैन तो भारत में जिद क्यों? तो स्कूल से शुरू हुए हिजाब विवाद को कुछ सियासी दल और कट्टरपंथी संगठन एक कॉलेज से खींचकर दुनिया के मानचित्र पर ले आए। कमाल की बात यह है कि नारी सम्मान और उनकी आजादी की बात करने वाले भी इस विवाद में हिजाब के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं और इस मुद्दे को हवा देकर अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत को बदनाम करने की कोशिशों में लगे हैं। मामला आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर चीफ जस्टिस ने, जैसे हमने बताया आपको, नसीहत दी और जल्दबाजी इस मामले पर न करने की भी नसीहत दी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की बड़ी बेंच ने इस मामले पर कल सुनवाई की थी और उन्होंने कहा था कि इस मामले पर सुनवाई आगे जारी रहेगी, लेकिन तब तक आप ये जिद नहीं कर सकते कि स्कूलों में आप कोई धार्मिक कपड़े पहनकर जाएंगे। जैसे पहले जाते थे वैसे ही आपको जाना होगा अगले फैसले तक। इसलिए आप जिद छोड़े और पढ़ाई पर जुट जाएं। लेकिन उसके बावजूद जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें वही नसीहत मिली। अब इससे कई सवाल खड़े होते हैं कि इस मामले में अचानक से ऐसी तेजी क्यों आई, इसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कौन खींच रहा है, भारत की एक तरह से बदनामी करने की कोशिश क्यों की जा रही है, और जिस तरह से अब इस पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही है उसमें एक देश एक कानून यानी कि कॉमन सिविल कोड की बात की गई है। क्या उस मुद्दे से जो ये वक्त वक्त पर सियासी झगड़े भारत में आते हैं, क्या उसका समाधान होगा? तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। चर्चा में ये बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो वक्त वक्त पर मजहबी झगड़े जो भारत में शुरू होते हैं उसका क्या समाधान है। क्या जैसे मांग की जा रही कि एक देश एक कानून होना चाहिए, उससे ये झगड़े खत्म होंगे? चर्चा के लिए हमारे साथ अशोक ठाकुर जी है भारतीय जनता पार्टी से, मोहम्मद रफियता साहब है कांग्रेस पार्टी से, शैलेंद्र दुबे साहब राजनीतिक विश्लेषक है, रविंद्र के द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुंबई से वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अशोक दुबे साहब हैं, वो वकील हैं, वो कानूनी पहलू हमें बताएंगे, उनसे भी बात करेंगे। और तारिक परवेज साहब है मुस्लिम चिंतक। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं अशोक ठाकुर जी से ही इस मामले की शुरुआत करूंगा। अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी का ये मुद्दा भी रहा है और आपके पार्टी के जो एक सदस्य है दिल्ली से अश्विनी उपाध्याय, इस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट में और तमाम तरह याचिकाएं भी लगाते रहते हैं और वो भी ये मांग करते हैं कि एक देश एक कानून होना चाहिए। तो क्या जिस तरह का अब ये हिजाब विवाद आया है, गिरिराज सिंह हालांकि आप ही की सरकार में मंत्री है, केंद्र सरकार में मंत्री आप ही की पार्टी से आते, उन्होंने भी ये मांग की है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब इस पर विचार कर रही है कि एक देश एक कानून होना चाहिए जिससे कि ये झगड़े खत्म हो जो वक्त वक्त पर शुरू होते रहते हैं? देखिए सुनील जी, स्वाभाविक रूप से इस देश के अंदर एक ऐसा कानून होना आवश्यक है जो सारे देश को एक सूत्र में बांधता हो और एक रूपता लाता हो। मुझे लगता है कि किसी भी शिक्षण संस्थान के अंदर उसकी क्या यूनिफॉर्म होगी और वो यूनिफॉर्मिटी जो है उसको मेंटेन करना वो उस इंस्टीट्यूशन का अधिकार है।
और इस तरह अगर धार्मिक आधार पर अगर आप कपड़ों की बात करेंगे तो फिर सभी धर्म के लोगों के अलग अलग कपड़े हैं, तो फिर वो यूनिफॉर्मिटी तो कभी आ ही नहीं सकती है। तो मुझे लगता है ये गैर जरूरी है। और इस तरह की इस आधुनिक युग में मांग करना, जब ऐसे समय में जब बहुत सारे इस्लामिक देशों या दुनिया के अधिकतर देशों वहां पर हिजाब को जो है बैन कर दिया गया है, तो ऐसे समय में भारत में इसकी मांग करना, मैं समझता हूँ ये कुछ कट्टरपंथी संगठन जो है उनका काम है और उनको इससे बाज आना चाहिए। और सरकार को भी अब इस विषय में विचार करना चाहिए कि अब समय आ गया है तो समान नागरिक संहिता उसको लागू करना चाहिए। नहीं तो सरकार तो आप ही की है, सरकार को विचार करना चाहिए। तो आप लोगों को लगता नहीं है कि जैसे मंत्री जी है वो तो सिर्फ बयान दे देते हैं और अश्विनी उपाध्याय जी भी बयान देते हैं, लेकिन सिर्फ बयान देने से काम चलेगा? कहा यह जा रहा है कि सिर्फ सियासी फायदे के लिए आप भी इस तरह के मुद्दों को उठने देते हैं। एक देश एक कानून अगर इतना ज्यादा जरूरी है और आपके एजेंडे में भी है, तो जैसे 370 जैसा मुद्दा सुलझा दिया, तो इसमें क्या दिक्कत है एक देश एक कानून करने में? नहीं, देखिए, एक देश एक कानून जो है वो हम लगातार उस दिशा में काम कर ही रहे हैं और चरणबद्ध तरीके से सभी जो हमारे इश्यूज हैं उसको, चाहे वो 370 हो, चाहे राम मंदिर हो या अन्य इश्यू हो, उसको हमारी सरकार ने जो है वो उसका हल निकाला है और इसका हल भी निकालेंगे। चलिए ठीक है। मोहम्मद रफीयता साहब हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। रफीयता साहब, आप क्या ये जो सियासी झगड़े, जाहिर तौर पर आप इसके लिए आरोप भारतीय जनता पार्टी पर ही लगाएंगे कि ये उनके उठाए हुए मुद्दे हैं और वो चाहते हैं कि देश का माहौल खराब हो और इसलिए वो इस तरह के विवाद को हरी झंडी देते हैं, ये आप आरोप लगाने वाले हैं, मैं समझ रहा हूं। लेकिन मैं उससे पहले ही आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम करती है तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की आप पहल करें और इनसे कहे कि एक देश एक कानून लाया जाए ताकि इस तरह के सियासी झगड़े ही खत्म हो जाए, मजहबी झगड़े ही खत्म हो जाए? आपको नहीं लगता कि इस कानून की जरूरत है, ऐसे एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड? जी जी, देखिए ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, ये कानून है मेरे देश का। हाँ है, इसने जो समानता का अधिकार दिया है, इसने नागरिक जो स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया है, राइट टू चॉइस का अधिकार भी दिया है इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया है। कॉमन सिविल कोड की बार बार ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इनका मुझे समझ नहीं आता क्या है। देश के पास संविधान है, देश के पास, ये देखिए इन लोगों को समझ नहीं आ रही है। देखिए आप कह रहे थे अभी कि आप मैं इनके खिलाफ बोलूंगा, तो खिलाफ बोलने की बात नहीं है। ये जो भारत की संस्कृति को पढ़े, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति को पढ़ा है आपने ठाकुर साहब, अशोक जी आपने पढ़ा है? हड़प्पा संस्कृति पढ़िए, जो आज के 5000 वर्ष भारत का ज्ञात इतिहास है जो, उसमें भी हमारी संस्कृति जो है उस जमाने में भी, चाहे सनातन नहीं था, चाहे मुस्लिम नहीं था, चाहे कोई और धर्म नहीं था, जो भी आस्थाएं यहाँ थी उस जमाने में भी अलग अलग आस्थाओं के लोग थे, अलग अलग धर्मों को मानते, अपने वो उनकी जो पूजा पद्धति थी, अपनी आस्था थी, सब अपने अपना मानते थे। तो मैं तो ये मानता हूँ कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति आज तक नहीं बदला, इसे जो बदलने वाला खुद बदल गया। अशोक ने बदलने की कोशिश की थी, सम्राट अशोक खुद बदल गया था। तो ये मुझे समझ नहीं आता कि सिविल कोड की बात करते हैं यार, ये इस देश में भारत के नहीं, कांग्रेस क्या इसके विरोध में नहीं होना चाहिए एक देश एक कानून? अब देखिए अलग अलग, भाई आप सेक्युलर मुल्क अगर चाहते हैं तो सेक्युलर मुल्क में तो सबको एक जैसे अधिकार होने चाहिए ना, एक को दूसरा अधिकार और दूसरे को दूसरा अधिकार क्यों? नहीं, कैसा अधिकार चाहते हैं? कि आप पूजा करते हैं, मैं नमाज पढ़ता हूँ। नहीं, कॉमन सिविल कोड का मतलब ये थोड़ी हो जाता है रफीयता साहब कि आपके नमाज पढ़ने पर रोक लग जाएगी। भाई कॉमन सिविल कोड में ये थोड़ी होगा कि सब लोगों को आरती करनी होगी या सब लोगों को नमाज पढ़ना होगा। सुनिए, आप बोल चुके थे, सुनिए ना मेरे, सुनिए ना। अब जब ये मेरे पहनावे पे आ गए हैं, कल को मेरी दाढ़ी पे आ रहे हैं, कल को मेरे किसी खाने पे आ रहे हैं, मैं क्या खाता हूँ, ये खाने पे भी आ गए हैं, खाने पे आ चुके हैं, मेरे कपड़े पे आ चुके हैं, अब मेरी दाढ़ी पे आएंगे, ये कल को किसी भी चीज में का ये खाना, तो समझ नहीं आता इनका यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, मुझे समझ नहीं आता। हिंदुस्तान में इन्हें प्रॉब्लम क्या है, इन्हें प्रॉब्लम क्या है? दरअसल ये हिंदुस्तान में अपनी जो इनकी संस्कृति, ये अपना इनको एजेंडा है ना, हिंदुत्व का एजेंडा, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा, उसे लागू करना चाहते हैं और वो लगभग ये नाकाम हो चुके हैं। ये लगभग नाकाम हो चुकी है पूरी तरह। 5 साल 7 साल में ये अच्छा, इसीलिए आप इस तरह के हिजाब जैसे मुद्दों को आप हवा दे रहे हैं? हम क्यों देंगे हवा? अरे हवा मतलब आप ही लोग, आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र के जैसे मुद्दों को हवा दे, वो कर रहे हैं, इनका एजेंडा, इसलिए इनको नाकाम होने जा रहा है, नाकाम कर रहे हैं।
तो जाहिर सी बात है नाकाम तो आप ही कर रहे हैं ना। अरे भाई मेरे, हम तो अपनी जगह है ही ना। हाँ। हम तो अपनी जगह सेकुलर हिंदुस्तान को कायम रखे हुए हैं। सेकुलर अच्छा। हिंदुस्तान जिंदा है। हाँ। और हम उसके लिए लड़ाई लड़ते हुए हमने स्थापित किया है। हाँ। हम उसके साथ प्रतिबद्ध हैं। हाँ। आप 370 की बात करें, हम तो 370 के भी आज भी समर्थन में है। हाँ। जो 300 आर्टिकल 370 और कांग्रेस ने कह दिया है, जो ये कर रहे हैं, हमारी सरकार 2024 में आएगी तो हम सबको जो रिवाइव करेंगे, जो पूर्ण रूप से जो ये जो कर रहे अच्छा हैं। 370 आप वापस लाएंगे अगर आपकी सरकार आती है तो, ये कह रहे हैं? हम सारे एजेंडा, हम सारे जो इस देश की संस्कृति से अलग है, वो सारे एजेंडा जो ये थोपना चाहते हैं, हम नहीं मानेंगे उसे। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं रफीदास साहब आप, मतलब ये राहुल गांधी की सहमति है ना इसमें? सब पूरे देश की सहमति है। हाँ। इनको देखिए, ये ब्रेकिंग न्यूज दे दिया आपने, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी कि 370 वापस लाएगी कांग्रेस, अगर सत्ता में आई तो 370 वापस लाएगी। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी आपने। भाई हमारे नेता कह चुके हैं। 370 से भी आपको एलर्जी क्या है? हाँ। 370 से भी एलर्जी क्या है? हाँ। आपने कहा 370 हट जाएगी तो सब कुछ होगा। 370 के बाद आज अभी भी आज की न्यूज हाँ। 3 तलाक वाला भी वापस लाएंगे ना, 3 तलाक भी लागू करेंगे, उसको भी खत्म करेंगे। 3 तलाक वाला भी वापस लाएगी कांग्रेस। कांग्रेस ट्रिपल तलाक के खिलाफ है। कांग्रेस ट्रिपल तलाक के खिलाफ है। ये कांग्रेस ट्रिपल तलाक का जो आपने कानून ले गया, इस कानून के खिलाफ है। ट्रिपल तलाक को भी अच्छा, ट्रिपल तलाक को भी आप मतलब उसको शुरू करेंगे, उसको भी रद्द करेंगे उस कानून को? सर, आपका जो भी कानून, ये इस सरकार का जो भी कानून जो इस देश की जनता की भावनाओं के विरुद्ध है, उसको बदला जाएगा। अच्छा। अगर इन्होंने ये परंपरा शुरू की, क्योंकि इससे पहले जो हमारे जो एसेट थे इस देश के, उनको कोई नहीं बदलता था। हमारे ठीक है, ठीक है, ठीक है रफीदास साहब, बहुत बड़ी बात आपने बोल दी कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है, वो बदलेगी। ठीक है, पिछली सरकारों का कानून अगर ये परंपरा ये डालेंगे तो फिर ऐसा रुकते भी नहीं है। ठीक है रफीदास साहब, बहुत बड़ी बात आपने बोल दी है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है केंद्र में तो आप 370 हटाएंगे। 370 मतलब रिवाइव करेंगे, उसको वापस लाएंगे फिर से जम्मू कश्मीर में, और 3 तलाक का कानून जो है वो भी आप खत्म करेंगे जो बनाया हुआ है, और 3 तलाक को भी आप लीगल करेंगे कि 3 तलाक दिया जाना ठीक है। अरे सुनिए, जम्मू कश्मीर का वही माहौल था। हम उसी जम्मू कश्मीर को वापस लेके आएंगे। जम्मू कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर, अच्छा वैसा ही जम्मू कश्मीर आप वापस चाहते हैं जहां जम्मू कश्मीर हर हफ्ते बंद रहे, हर जुमे को बंद रहे, वहां पर अलगाववादी हर जुमे को ये ऐलान कर दे कि आज जम्मू कश्मीर बंद रहेगा, ऐसा जम्मू कश्मीर चाहती है कांग्रेस? 2013 के जम्मू कश्मीर का फुटेज देखिए, उसके बाद 2018 के फुटेज देखिए, उसके बाद 2020 के फुटेज। नहीं, आपने कहा वैसा ही जम्मू कश्मीर वापस लाएंगे हम जैसे पहले था, जैसे पहले सेना को गालियां दी जाती थी, सेना को गो बैक कहा जाता था, ऐसा कश्मीर आप चाहते हैं? जम्मू कश्मीर के नागरिक भी, अच्छा, नहीं बहुत बड़ी बात बोल दी रफीक साहब आपने। ठीक है, ठीक है, ठीक है रफीक साहब, मुझे लग रहा है आज आप एकदम फॉर्म में। राहुल गांधी जी तक पहुंचाऊंगा मैं ये आपका कि क्या उसमें वो सहभागी है, आपके मत में सहभागी नहीं है ये? भारतीय नहीं मानते क्या? हाँ, आप जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भारतीय नहीं मानते क्या? जम्मू कश्मीर के नागरिक भी भारत का हिस्सा है। हाँ, नहीं, वो तो जाहिर तौर पर भारत में ही तो शामिल किया गया है, कहां वो पाकिस्तान में चले गए हैं? रफीक साहब, 370 हटने के बाद कहां पाकिस्तान में चले गए? वो तो भारत शासित ही है, तो भारत के ही तो नागरिक है वो। 370 हटने के बाद क्या ऐसा हो गया है? आपने असेंबली क्यों बंद करी हुआ? हाँ। असेंबली हटा दी आपने। एक बात बताइए, स्टेट बाइफरकेशन बिल को लेकर अगर आपकी ईमानदारी है, आपकी नियत में ठीक है, चलिए विषय पर आते हैं, विषय पर आते हैं। ठीक ठीक, रफीक साहब आ रहा हूं, बहुत बाकी मेहमान भी है, सुन ले थोड़ा सा हम वैसे भी। अरे सुन लीजिए रफीक साहब, सुन लीजिए। वैसे ये मतलब कहने के लिए तो ठीक है, टीवी डिबेट में कहने के लिए ठीक है, कुछ लोग सुन के आपकी बातें उत्साहित हो जाएंगे, 2-4 वोट आपके बढ़ जाएंगे, ये इतने ही तक ठीक है। क्योंकि आपने सुना होगा महबूबा मुफ्ती भी एक वक्त कहा करती थी कि अगर 370 को हाथ लगा दिया तो खून की नदियां बह जाएंगी, और बाकी और अरे सुन लीजिए ना, बहुत बोल लिए, अब सुन तो लीजिए। कांग्रेस की यही दिक्कत है सर, सुनते नहीं आप रफीक साहब। अभी 1 घंटा बोलना है, अभी तमाम मेहमान है, अभी और भी मौका दूंगा मैं आपको, आप बोलिएगा, बहुत बोल लीजिए, सुन लीजिए थोड़ा सा। तो मैं कह रहा हूं कहने के लिए ठीक है, ये कितना प्रैक्टिकल है, कितना हो पाएगा, कितना कौन कर पाएगा, ये सब देश की जनता जानती है, समझदार हो गई है। रफीक साहब, पहले जैसा मामला नहीं रहा कि आप लोगों ने कह दिया कि गरीबी हटा देंगे और गरीबी हट गई, कितने सालों में हटी, सब जानते हैं। ठीक है, आ रहे हैं आपके पास, हमारे साथ मुस्लिम चिंतक है तारिक परवेज साहब है। तारिक परवेज साहब, ये जो मामला शुरू हुआ है हिजाब वाला, हमने 2-3 दिन लगातार इस पर बहस कर ली और तमाम मुस्लिम स्कॉलर से हमने इस पर राय ली, और उन्होंने कहा कि हिजाब बहुत अनिवार्य अंग नहीं है, इस्लाम सबसे
प्राथमिकता जो है वो तालीम को देता है। उसमें आपके कुरान में भी कहा गया है, पैगंबर साहब भी अगर कहते हैं कि अगर आपको चीन जाना पड़े तालीम लेने के लिए और वहाँ के आपको ड्रेस परिधान को पहनना पड़े और अपने परिधान को त्यागना पड़े, तो आप उसको त्यागिए और सबसे पहले इल्म हासिल कीजिए, तालीम हासिल कीजिए। तो इतना ज़रूरी तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ कट्टरपंथियों ने, कुछ राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश की छवि को कि भारत में, अरे रफियता साहब आ रहा हूं, आप ही बोलेंगे पूरे डिबेट में, 1 to 1 कर ले, मैं 1 to 1 कर ले, अरे बाकी लोगों को बोलने दीजिए। रफियता साहब का भी डाउन रखिए, जब बोले पूछूंगा मैं तब आइएगा, आप ही बोलेंगे। अभी तारिक परवेज साहब का मौका है ना उनको। हाँ तारिक साहब, तो मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे, आपकी इस पर क्या राय है एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते? क्या ये सियासी फायदे के लिए खड़ा किया गया नाटक है, और क्या अब एक देश एक कानून की जरूरत आन पड़ी है ताकि ऐसे जो जहरीले लोग हैं, ऐसे जो कट्टरपंथी लोग हैं, देश का माहौल खराब करने वाले लोग हैं, इनको मौका न मिल पाए? तारिक साहब बोलिए। तारिक साहब आवाज आ रही है? तारिक साहब शायद हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, मैं उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तारिक साहब आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, शैलेन जी हमारे साथ है, फिर वकील साहब भी है, उनसे कानूनी मामले को हम समझेंगे। शैलेन जी, इस मामले पर 2-3 दिन से लगातार हम बहस कर रहे हैं और ये मामला बहुत आगे बढ़ गया, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। सुप्रीम कोर्ट, हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, तमाम तरह के ऐसे मसले पहले भी कोर्ट में जा चुके हैं, चाहे नमाज के लिए मस्जिद अनिवार्य है या नहीं है, इस तरह का मसला हो, दाढ़ी इस्लाम का अभिन्न अंग है या नहीं है, ये तक इस देश की अदालतों में गए हैं मामले, और इसमें तमाम तरह के फैसले हैं। हिजाब पर भी पहले अदालती फैसले आ चुके हैं, उसका भी हम जिक्र करेंगे आगे। मैं बताऊंगा आपको कि नदा रहीम बनाम CBSE का जब मामला गया था तो उस पर क्या कोर्ट ने उस पर अपनी टिप्पणी दी थी और क्या फैसला दिया था। हिजाब का मामला पहली बार कोर्ट में नहीं गया है, लेकिन अब इससे आगे जो बात हो रही है कि एक देश एक कानून लाना चाहिए, तभी ये जो मजहबी झगड़े हैं और जो या कुछ संगठन जो इस तरह के मामलों को हवा देते हैं उस पर रोक लगेगी। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते आपका मत जानना चाहूंगा कि क्या आप देश में वाकई में एक देश एक कानून की जरूरत आन पड़ी है और बहुत जरूरत है उसकी? देखिए, आपसे गुजारिश है कि रीजनेबल टाइम दीजिएगा और अनएंटरप्रेन्योर दीजिएगा, बिकॉज क्या है कि जब कोई गंभीर मसला होता है जी जी तो बिल्कुल बोलिए। इसको ये चाहिए कि उसको कायदे से सुने और तर्कसंगत बात की जाए। जी जी, मैं प्रत्येक व्यक्ति 140 करोड़ की आबादी है इस देश के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति की जो सबसे पहली पहचान है वो क्या है? भारत का नागरिक जी। उसके बाद कोई दूसरी पहचान है। मैं हिंदू हूँ, उससे पहले भारत का नागरिक हूँ जी। रफियता मुसलमान है, उससे पहले भारत के नागरिक हैं। XYZ कोई भी, तो भारत का नागरिक जो है वो सबसे प्रथम पहचान है। अब मैं आपके सामने कुछ तथ्यात्मक चीजें रखना चाहता हूँ। पूरे मामले की क्रोनोलॉजी को समझने की आवश्यकता है कि एक शिक्षण संस्थान में जो ये लड़की जिसका मसला भी सामने आ रहा है, 21 दिसंबर से पहले ये सारी लड़कियां बिना जो है हिजाब के उस संस्थान में लगातार जा रही थी। 21 दिसंबर के बाद ऐसा क्या हो गया वहां चले, क्या हो गया ऐसा? और आज जो याचिकाकर्ता जो 4 गए सुप्रीम कोर्ट में, वो 4 मेंबर कौन है? ये ऑफिशियल डेटा है। दे आर द मेंबर ऑफ CFI। और CFI क्या है? CFI स्टूडेंट विंग है PFI का। तो आप जो है इनकी मानसिकता समझिए। और एक ऐसा मसला शिक्षण संस्थान में, एक हम सब जो है जब हम छोटे थे तो हमने एजुकेशन के लिए जब हम जाते थे तो हमारे दिमाग में एक चीज आती थी, ड्रेस कोड मतलब यूनिफॉर्म जी। तो यूनिफॉर्म शब्द का मतलब क्या है? एक समानता। बिल्कुल, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? अब इसको आप एक धर्म से अलग सोचिए। वहां पर जो है तमाम बच्चे वो हैं जो इकोनॉमिकली वेल्थ फैमिली से बिलोंग करते हैं, तमाम वो बच्चे हैं जो स्लम से आते हैं। तो अगर इस तरह की डाइवर्सिटी की मांग तमाम लोग अगर करने लग जाएंगे तो आगे हम क्या देना चाहते हैं देश को? शिक्षण संस्थान में जो है स्कार्फ की या दुपट्टे की या घूंघट की या हिजाब की क्या आवश्यकता है? अरे जो बच्चियां मान लीजिए ट्यूशन जाती है, वो क्या चाहे हिजाब पहने या घूंघट डालें या दुपट्टा डालो, किसी ने रोका है क्या? नहीं रोका ना। आप ट्यूशन पढ़ने जाइए या और कहीं पर भी जाते हैं, मार्केट में जाइए, आप जो जिस तरह का पहनावा पहनना चाहते हैं आप पहनिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप शिक्षण संस्थान का हिस्सा बन रहे हैं और जहाँ की जो बेसलाइन ये है कि वहां पर यूनिफॉर्मिटी
सारे बच्चों के बीच में बता देता हूँ आपको, अगर मान लीजिए कल को जो इस तरह की मांग दूसरे धर्म के लोग भी मैं आ करने रहा लग हूँ जाएं, रफियता साहब, सुन लीजिए, आपको बहुत दूसरे धर्म के इंटरप्ट लोग भी लोगों ने करने लग सुना जाएं। है, मैं आप भी सुन ब्राह्मण लीजिए, हूं, मैं आपके मैं पास आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, कि मैं आ रहा हूँ। जनेऊ डाल के हाँ। और जो है पीताम्बर बस डाल के मैं वहां पे जाऊंगा, जो कल को और धर्म के जो उसके नग्न संप्रदाय के जो लोग हैं, जो जैन धर्म से आते हैं, वो ये कहेंगे कि मैं इस ड्रेस कोड के साथ में हमारा बच्चा वो जाना चाहेगा। तो जो बच्चे कोमल हैं, जिनकी शुरुआत हो रही है शिक्षा से, जो है उनको हम जो ये माइंडसेट के साथ जो क्या देना चाह रहे हैं, मैं तो बड़ा हैरान हूं कि तमाम जो है जो इस धर्म के लोग जो है ये किस तरह ले जाना चाह रहे हैं देश को। अरे आपको क्या आपत्ति है, आप पहनाइए ना, घर में पहनाइए, बाजार में पहनाइए, कहीं पर भी पहनाइए, लेकिन शिक्षण संस्थान में ऐसा क्यों? और सबसे बड़ी बात, आज आप देखिए मालेगांव में जो आप देखिए किस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं, हजारों महिलाएं वहां से सड़क पर उतर रही हैं। वो तो मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मसला एक शिक्षण संस्थान से सीमित है, शिक्षा से सीमित है, सुप्रीम नहीं, कोर्ट ने ठीक क्या है डायरेक्टिव शैलेंद्र दिया जी, है। शैलेंद्र जी, मैं वही समझना चाह रहा हूं, क्योंकि जिस मालेगांव की तस्वीरों का आपने जिक्र किया, हमने भी उन तस्वीरों को देखा, महाराष्ट्र में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, उसी के बाद इसकी ये जिक्र होने लगा कि अब एक देश एक कानून की जरूरत हो, ताकि बार बार छोटे छोटे मसलों पर सुप्रीम कोर्ट ना पहुंचना पड़े। मामला सुप्रीम कोर्ट में इस बात के लिए पहुंच जाता है कि भैया दाढ़ी हमारा इस्लाम का अभिन्न अंग है कि नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में एक मामला आया था, आपने देखा होगा, एक दारोगा जी कह रहे थे कि दाढ़ी हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम दाढ़ी रखेंगे भले ही नौकरी ले लीजिए। फिर जब उनको नौकरी से निकाल दिया गया तो दाढ़ी छील के फिर पहुंच गए सैल्यूट करने, कहा कि नहीं नौकरी हमारे लिए जरूरी है। तो पहले क्योंकि और उस वक्त ये हुआ कि उसको पॉलिटिकल संरक्षण नहीं मिला किसी को, क्योंकि जो कोड ऑफ कंडक्ट है पुलिस का और उसके मुताबिक उसको पॉलिटिकल संरक्षण अगर मिला होता तो तब भी उस मुद्दे का यही हश्र होता। तो हर जगह छोटे छोटे मुद्दे कोर्ट पहुंच जाते। तो क्या एक देश एक कानून की जरूरत नहीं है शैलेंद्र साहब? बिल्कुल है, और हाँ। मैं आपको सामने एक डेटाबेस रखने जा रहा हूं कि कितनी ज्यादा डबल स्टैंडर्ड है। अब आप दोहरा मापदंड देखिए, जमीन का संपत्ति का बंटवारा है तो वहां पर हम शरिया कानून से चलेंगे जी। अगर हमें जो है शादी का मामला है तो हम शरिया कानून से चलेंगे। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर मान लीजिए आपका बच्चा चोरी करके आता है तो जो अरब कंट्रीज में जो कानून है कि उनको गोली मार देना चौराहे पे, क्या मारेंगे आप? तब आप क्यों मतलब जो है इंडियन पेनल कोड का सहारा लेते हैं? क्यों मतलब क्रिमिनल कोड का सहारा लेते हैं? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है देश के अंदर? इस पर अब समय आ गया है कि सरकारों को गंभीरता से इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा साहब। ठीक है, मैं ठीक फिर है कह रहा हूँ जी। कि प्रत्येक नागरिक जो इस देश का नागरिक है वो सबसे पहले उसकी पहचान ये है कि वो भारत का नागरिक है। चाहे वो शैलेंद्र दुबे हो, चाहे वो जो है मिस्टर ठाकुर हो या रफियता हो या XYZ कोई भी हो। ठीक है। तो इसलिए हर व्यक्ति पर एक यूनिफॉर्म लॉ एप्लीकेबल होना ही चाहिए। नहीं, इससे इसका फायदा भी ये होगा कि ये जो मजहबी झगड़े बात पर होते हैं, छोटे छोटे बातों पर कोर्ट का समय भी जाया नहीं होगा और ये मजहबी झगड़े पॉलिटिकल पार्टीज को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए इस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ संगठन अपने फायदे के लिए इस तरह के मामलों को तूल देते हैं और उससे अपना बेनिफिट देखते हैं, जिससे देश का वक्त जाया होता है, देश की छवि खराब होती है, कोर्ट का वक्त जाया होता है और अंत में फैसले वही आते हैं जो आने, मैंने बताया लंबी फेहरिस्त में आज निकाल के बैठा हूं, इस तरह के मामले कोर्ट में पहुंचे और उस पर फैसले क्या है। तारिक परवेज साहब हमारे संविधान में जी, मैं तो ओवैसी की बात सुन रहा था जी। He was giving a reference of one article of Constitution of India। मैं तो आवेदन करना चाहूंगा कि मेरे सामने असुद्दीन ओवैसी को बिठा दीजिए, मैं देता हूं जवाब उस मतलब जो बेअकल के आदमी का। जो अरे संविधान में जो तमाम आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल का रेफरेंस जो आपको ये राइट नहीं दे देता कि आप दूसरे आर्टिकल्स को जो डायल्यूट कर दें। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तमाम संविधान में यही है। एक आर्टिकल आपको अगर कहा जा रहा है कि आपको अगर धार्मिक आपके धर्म को अपनाने की आजादी या उसको मानने की आजादी है, लेकिन वो असीमित नहीं है, उसकी भी सीमा है। एक जगह जाकर वो खत्म हो जाता है और वो सीमाएं तय हैं उसी संविधान में। तो हम उन सीमाओं की बात करेंगे क्योंकि वो असीमित नहीं है। आप सिर्फ इतना कहेंगे एक लाइन पकड़कर कि नहीं हमें तो 19A आर्टिकल मिला हुआ है, तो उस 19A को हमें आगे भी उसमें लिखा हुआ है कि असीमित नहीं है, ये राज्य के लिए, ये राष्ट्र के आगे सीमित हो जाती है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण पहलू रख दूं मैं आपके सामने। जी 26 जनवरी 1950 को जब इस देश में संविधान लागू होता है, उसके बाद उस समय हमारा देश जो है सेक्युलर कंट्री नहीं था, आंशिक रूप से जो है इस्लामिक राष्ट्र, आंशिक रूप से। विभाजन के बाद 2 मुस्लिम राष्ट्र बनते हैं, पाकिस्तान बनता है, बांग्लादेश बनता है। उसके बाद इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने मदरसाओं को
इंक्लूजन किया इंदिरा गांधी के द्वारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इम्पोजमेंट किया गया। ठीक। तो ये गलतियां मूल में है। ठीक है और उसी का जी बिल्कुल शैलेंद्र साहब, हम तो ये चाह रहे हैं कि इसमें जो इन राजनीतिक दलों के चक्कर में जो असली इस देश का जो मुसलमान है, जो तरक्की करना चाहता है, जो तालीम हासिल करना चाहता है, जो स्कूलों में जाना चाहता है, वो तो बदनाम हो ही रहा है, उसका नुकसान भी हो रहा है। और कई इस्लामिक स्कॉलर से हमने बात की, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। आज हमारे साथ तारिक परवेज साहब जुड़े। तारिक परवेज साहब, मैं जब भी आपसे सवाल पूछा था शायद आप कनेक्ट नहीं थे, मैं फिर वही सवाल दोहराना चाहूंगा। क्या आपको भी लगता है कि ये जो कुछ कट्टरपंथी संगठन है, कुछ राजनीतिक दल है, जो मुसलमानों के नाम का इस्तेमाल कर करके उनके बहाने, उनके अधिकारों का इस्तेमाल करके एक वैश्विक स्तर पर आपकी तो छवि खराब कर ही रहे, इस देश की छवि खराब कर रहे हैं और आपकी बेटियों को पढ़ने से रोका जा रहा है? तो आपको लगता है कि एक देश एक कानून की जरूरत है जिसे सरकार को तुरंत लाना चाहिए ताकि ये मजहबी झगड़े खत्म हो, झंझट खत्म हो? सबसे पहले तो मेरी गुजारिश है कि इस बहस को अखाड़ा ना बनाया जाए, बल्कि सभी लोग अपना पक्ष रखें और मुझे अपना पक्ष रखने दिया जाए, और साथ ही साथ इसमें कोई जो है हस्तक्षेप ना करे। जी बोलिए। मैं अपनी बात शुरू करूंगा कुरान की सूरा नूर आयत नंबर 30 और 31, जिसमें अल्लाह ताला कुरान में मोमिनों को मुखातिब करके कहता है कि मोमिन मर्द अपनी नजरों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। दूसरी आयत नंबर 31, जिसमें कहा गया है कि मोमिन औरतें अपनी नजरों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, साथ ही साथ अपने बनाव और श्रृंगार को यानी अपनी खूबसूरती का दिखावा ना करें। ये कुरान कहता है। साथ ही साथ इस देश का जो भारतीय संविधान है, हमारे देश का जो संविधान है, उसकी प्रेम्बल जो आज ये आरएसएस और ये भाजपा के लोग भूल चुके हैं, उसे मैं दोहराना चाहूंगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होते हैं। ठीक है। संविधान का आर्टिकल 29, जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात की गई है, जिसमें आर्टिकल 29 में 29 में ये कहा गया है कि भारत के रहने वाले जो भारत के निवासी हैं उनको अपनी लिपि, अपनी भाषा, अपनी ठीक है ये संविधान की बात हो गई, आप अपनी आगे बात रखिए। ठीक है, बहुत सारे संविधान में अधिकार मिले हुए हैं। उसके आगे दूसरा पॉइंट इसी आर्टिकल का दूसरा पॉइंट है कि जो शिक्षण संस्थान भारत से वित्त पोषित हैं, यानी राज्य की सरकारों से वित्त लेते हैं या आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं, उन्हें कोई हक नहीं कि किसी को भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या किसी भी बुनियाद पर उसको उसके अधिकार से वंचित किया जाए। ठीक है, ये मैं अब मुद्दे पे आइए ना। मुद्दे पे आइए। अब दूसरी चीज ये है कि अगर हिजाब के ऊपर कोई सवाल उठाता है या हिजाब को कोई बैन करने की बात करता है या कॉमन लॉ सिविल कोड की कोई बात करता है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए राउत साहब, आप भी इनकी बातों को बिल्कुल आप इनको सहमति दर्ज करा रहे हैं? नहीं, ये पॉइंट पर मेरी आपत्ति है कि हिजाब को बैन करने की कोई बात नहीं कर रहा है भारत में। नहीं, आप अपनी बात को ठीक करिए तारिक परवेज साहब, ये डिबेट हिजाब बैन करने की बात नहीं है। हिजाब जैसे उन्होंने राजनीतिक विश्लेषक ने भी कहा कि आप घर में पहनाइए, और उस स्कूल में भी शायद आपको जानकारी नहीं है तारिक साहब कि कैंपस तक पहना के जा सकते हैं। मैं बताता हूँ स्कूलों में क्या होता है। एक बार उनके स्कूलों में बताता हूँ इनको क्या होता है। आप स्कूल की बात कर रहे हैं। अरे रफियता साहब, आप ही बोलेंगे, उनको बोलने दीजिए। आपके पास बहुत जानकारी है, बहुत ज्ञान है, लेकिन अपने समय में बोलिए। एक मिनट, आप दोहरा मापदंड अपनाते हैं, आप दोहरा मापदंड अपनाते हैं। गायत्री मंत्र के लिए आप लड़ते हैं, सूर्य नमस्कार के लिए आप लड़ते हैं, सुबह सुबह प्रार्थना करवाते हैं स्कूल में। प्रार्थना किसके लिए? कौन से स्कूल में होती है? वो संघ के स्कूलों में होती है। क्रिश्चियन स्कूलों में जाएंगे आप तो वहां पर आपको क्रिश्चियन स्कूल में जाएंगे आप तो आपको पता है आपको वहां का क्या ड्रेस कोड है, क्या वहां प्रार्थना होती है। तो उसकी बात मत करिए, तारिक साहब को बोलने दीजिए ना। मैं आ रहा हूँ रफियता साहब। और विडंबना यह है कि इस वर्ग के पढ़े लिखे लोग भी कहना हम जो है ना
वो ज्ञान का सहारा देखिए लेके रफियता कैसे बात करते हैं? साहब तो आपकी mindset नेता है बात प्रियंका गांधी, उन्होंने कहा कि बिकनी पहन के भी स्कूलों में जा सकती है लड़कियां, कोई दिक्कत नहीं, उनका अधिकार है। तो आप तो इस मत के लोग हैं, आप तो चाहते हैं कि लड़कियां बिकनी पहन के जाए स्कूलों में। अब क्या बात करें आपसे। प्रियंका जी ने सार्वजनिक तौर पे कहा कि लड़की हिजाब पहनना चाहे, बिकनी पहनना चाहे, उसकी मर्जी है। तो मतलब आप क्या चाहते हैं, बिकनियां पहन के लड़की स्कूल में जाएं? स्कूल में पढ़ने जाते हैं आप, किस लिए जाते हैं? और स्कूल में एक समानता होनी चाहिए। आप भारत में, आपको तो सब समानता चाहिए। स्कूलों में क्यों आप अलग दिखना चाहते हैं और क्यों अलग दिखाना चाहते हैं? रावत जी, मेरा सिंगल लाइनर मेरा प्रश्न है, ये जो स्कॉलर हैं उनसे, उस महोदय से। जी जी। इस्लाम धर्म के जो सबसे बड़े जो प्रॉफिट हैं मोहम्मद साहब, ठीक है ना, और इस विश्व के अंदर मोहम्मद साहब के जो फैमिली है, जो अपने को क्लेम करती है, जॉर्डन की जो राजनीतिक फैमिली है, क्या जॉर्डन की राजनीतिक फैमिली हिजाब को बढ़ावा देती है क्या? जो नहीं, पैगंबर साहब के वो अपने आप को वंशज बताते हैं, वो खुद नहीं पहनते, हिजाब नहीं पहनते जी। और इसर में आपके दो देश जो है वो इस्लामिक देश, ईरान में बहुत बड़ी क्रांति हुई हिजाब के खिलाफ, वहां की लड़कियां सड़क पर उतरी, उन्होंने कहा हम नहीं पहनेंगे। मिस्र और तुर्की में बैन है ऑलरेडी स्कूलों में हिजाब। कई और इस्लामिक मुल्क है, हम इस पर बात कर चुके हैं, इस पर नहीं, लेकिन आज हमारी चर्चा उससे आगे है। लेकिन रफियता साहब सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो अपनी बात करनी है, वो तर्कों तथ्यों पे बात नहीं करेंगे। मैंने ये भी कहा कि पैगंबर साहब, नहीं, पैगंबर साहब ने खुद कहा है, मैं तो आपकी कुरान के हवाले से बात कर रहा हूं। पैगंबर साहब ने कुरान में खुद कहा है कि तालीम सबसे ऊपर है, हिजाब उसके नीचे आता है। अगर आपको चीन जाना पड़े तो चीन के वहां के अगर परिधान आपको पहनने पड़े तो जाइए, चीन से तालीम हासिल करके आइए। अगर नहीं लिखा है तो बताइए, पैगंबर साहब ने नहीं कहा है तो आप पैगंबर साहब से बड़े हो गए क्या कि जो आप कह रहे कि नहीं हिजाब ऊपर तालीम नीचे? तो अपनी पॉलिटिकल थोड़े से वोट बैंक के लिए, राजनीति के लिए कम से कम बच्चियों का भविष्य तो मत खराब करिए, उनको गलत रास्ते पर तो मत ले जाइए। मेरा कहने का है। मैं आ रहा हूं वकील साहब हमारे साथ, नहीं मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास। हमारे साथ वकील साहब बड़े लंबे वक्त से बने हुए हैं। जिम्मेदार है मुस्लिमों के लिए। जी 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 जी। अशोक कुमार दुबे साहब हमारे बने हुए वकील साहब हैं, मैं इनसे कानूनी पक्ष थोड़ा सा जानना चाहूंगा। अशोक जी, कई सारे फैसले हैं, पहले भी हिजाब का मामला कोर्ट में जा चुका है, हालांकि वो मामला दूसरे परिप्रेक्ष्य में गया था, केरल से और एक और राज्य था, वहाँ से मामला पहुँचा था। लेकिन तब एक एग्ज़ाम को लेकर मामला पहुँचा था, क्योंकि एग्ज़ाम के वक्त लड़कियाँ बुर्का पहनकर आती थी, हिजाब पहनकर आती थी। तो एग्ज़ाम के वक्त ये सवाल उठाया गया कि ये हल्के कपड़े पहनकर आना चाहिए एग्ज़ाम में, नहीं तो उसमें नकल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो तब ये मामला जब कोर्ट में पहुँचा तो कोर्ट ने इस मामले में जो टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि अगर आपको बुर्का पहन के जाना है तो आपको 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर में पहुंचना होगा और आपकी अतिरिक्त जांच होगी। दूसरे विद्यार्थी जिनकी जांच होती है उससे आपकी अतिरिक्त जांच होगी और इस पर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि नहीं हमारी अतिरिक्त जांच की गई। तो इस शर्त पर उन लोगों को हिजाब पहनने की अनुमति दे दी गई थी। हालांकि फिर इस मामले को किसी ऊपरी अदालत में नहीं दिया गया और ये मामले पेंडिंग पड़े रहे। इसके अलावा फातिमा हुसैन और भारत एजुकेशन सोसाइटी केस, उसमें एक मामला सामने आया था, तब बॉम्बे हाईकोर्ट का यह फैसला था। उन्होंने कहा था कि एक छात्रा को सिर पर स्कार्फ बांधकर स्कूल में जाने की इजाजत नहीं है, साफ तौर पर इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था सिर पर स्कार्फ बांधना उस निजी स्कूल के ड्रेस कोड का उल्लंघन है। तो ये कोर्ट के मामले हैं, तो जाहिर तौर पर आने वाला फैसला होगा वो आईन और संविधान के तरीके से आएगा। मैं उससे आगे आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कॉमन सिविल कोड इन सारी बीमारियों की दवा है? क्योंकि बात बात पर जिस तरह से अदालतों में मामले चले जाते हैं या सड़क पर हुजूम उमड़ आता है, तो क्या इसकी कॉमन सिविल कोड दवा है? राहुल जी, ये जो अभी आप बात बता रहे थे वो 2015 में केरल हाईकोर्ट का फैसला था। जी 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 बिल्कुल। टेस्ट का। हाँ हाँ। और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि क्लेरिफाई कर दी गई थी कोर्ट के द्वारा। और उसके बाद एक फैसला केरला हाईकोर्ट का ही आया था 2016 में कि प्राइवेट स्कूलों में वो जा सकते हैं, क्योंकि वो जो इंस्टीट्यूट रन होते हैं वो प्राइवेट फंड से जो रन हो रहे हैं, ठीक है। आज भी मदरसे वगैरह जो चल रहे हैं उसमें लोग उस तरह के ड्रेस पहन के जा रहे हैं, जैसे भी आप लोगों ने बताया कि वो जो संघ के स्कूल होते हैं उसमें वो प्रार्थना होती है और मदरसों में इस तरह की प्रार्थना होती है। अगर हम वेरिएशन को निकालना चाहते हैं और सच में भारत को एक सुंदर गुलदस्ते की तरह सजा करके रखना चाहते हैं जी, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आज इवन इसको इंडिपेंडेंस के टाइम पे ही लागू कर देना चाहिए था जी। वो काफी देर हुई है। अगर आज ही हम लागू करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि अपनी जो सुंदरता है, डाइवर्सिटी वाली जो सुंदरता है वो हम कायम रखने में
कामयाब रहेंगे। अभी प्रेजेंट टाइम पे जो सिचुएशन है, जैसे स्कूल में हिजाब पहन करके जाना जी, स्कार्फ पहन करके जाना जी, स्कूल में लाल मतलब गमछा रख करके जाना, कुर्ता धोती पहन करके जाना, जी, ये कहीं से भी अलाउड नहीं हो सकता है। हम्म, कि कोई भी आदमी, कोई भी स्कॉलर से लेकर के कोई भी धर्म, कोई भी राजनीतिक पार्टी इस चीज को सपोर्ट नहीं कर सकती। जी, क्योंकि जहां पर हम बच्चों के एजुकेशन की बात करते हैं, वहां पर कोर्ट से लेकर के पॉलिटिकल पार्टी से लेकर के इवन देश और संविधान से लेकर के सबने इसको पैरामाउंट माना है कि चाइल्ड वेलफेयर जो होता है, जी, बच्चों की जो वो देखा जाता है, वो सबसे पैरामाउंट होता है और इसी बेस पे सारे फैसले लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप डिवीजन कर रहे हो, डाइवर्ट कर रहे हो, एक जैसे दूसरे सेक्ट को दूसरे सेक्ट से अलग करना चाहते हो, जो कि देश के लिए भी घातक है, रिलीजन के लिए भी घातक है और सब परिवार के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी घातक है। आपको याद होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसीलिए जी, इस चीज का टोटल संविधान सभा में भी इसका मतलब विरोध किया हुआ था। जो रिलीजियस की बात थी, इसको शायद उनको उस समय भी आवाज था इस बात को लेकर के, उन्होंने यहाँ तक बोल दिया था कि ये असामाजिक ही नहीं बल्कि एंटी सोशल है जो रिलीजियस चीजें इस तरह से। तो कम से कम ठीक है। अभी अब राहुल जी एक बात ये समझिए कि आपको हर तरह से फ्रीडम है जी, आप मॉस्क में जा रहे हो, चर्च में जा रहे हो, मस्जिद में जा रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, गुरुद्वारे में जा रहे हो, हर जगह आप अपने लिबास को पहन करके जाइए जी, आप। लेकिन मंदिर में जा रहे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए तो कम से कम ये राजनीति करना बंद कीजिए। और इसमें कोर्ट का फैसला बहुत ही क्लियर होने वाला है जी, ठीक है कि बच्चों के लिए आप कोई चीज इम्पोज नहीं कर सकते हो या इंस्टीट्यूशन के ऊपर कोई चीजें इम्पोज नहीं की जा सकती है इस तरह से कि नहीं आप किसी चीज को अलाउ करो और इसको बोलो कि नहीं हाँ हिजाब पहन करके ही जाना कंपलसरी। जी, बिल्कुल किसी भी लेवल बिल्कुल। दुबे साहब, आपने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की बात की, मैं आऊंगा आपके पास, उसमें मैं ये समझना चाहता हूं चूंकि आप कानून के जानकार हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जब ये संविधान बनाया तो कई संविधान में ऐसी चीजें थी, उस वक्त संविधान सभा ने भी ये कहा था कि वक्त के साथ इन चीजों को हमें खत्म करना होगा। अभी चूंकि नया नया लोकतंत्र है हमारा, तो हमें उन चीजों को अभी रख रहे हैं हम, लेकिन वक्त के साथ उसे खत्म करना पड़ेगा। जिसमें ये अलग अलग कानून जो है उसका भी बात था, और एक आर्टिकल 44 जिसका एक संविधान में है जो ये राज्यों को अधिकार देता है कि आप अपना कॉमन सिविल कोड बनाएं। जैसे कि गोवा जो है हमारे सामने एक उदाहरण है। गोवा में भारत का एक राज्य है, एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ कॉमन सिविल कोड लागू है और वहां इस तरह के मजहबी झगड़े सामने नहीं आते हैं गोवा में। तो क्या राज्यों को ये जो आर्टिकल 44 का एक अधिकार मिला है, या आर्टिकल 44 थोड़ा सा एक तो दर्शकों को हमारे समझा दीजिए कि क्या अधिकार देता है, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर ने ये कहा था, मैं पढ़ रहा था उनका ही कोट था कि आर्टिकल 44 का इस्तेमाल करते हुए राज्यों को समय के साथ इसकी ओर बढ़ना चाहिए और एक कॉमन सिविल कोड की ओर जाना चाहिए, क्योंकि ये जो अलग अलग कानून है ये आने वाले वक्त में देश के लिए घातक होंगे। ये बाबा साहेब अंबेडकर की बात थी। जी, अब राहुल जी इसमें समझिए बाबा साहब अम्बेडकर का जो व्यू था जी, वो इस चीज को लेकर का जो फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है जी, वो टूटे नहीं, इसलिए उन्होंने उस संदर्भ में आर्टिकल 44 का जिक्र करते हुए बोला हुआ था कि जैसे मान लीजिए अलग अलग स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां पर कहीं किसी स्टेट में किसी समुदाय के लोग ज्यादा हैं, किसी समुदाय के लोग कम हैं, तो किसी के ऊपर सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी न फील हो, इसलिए इस चीज को समय के साथ में हमको समाप्त कर देना चाहिए। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का जो वो प्रकरण, उसके तहत उन्होंने इस चीज को रखा हुआ था कि आप समय समय पर इसको मॉनिटर करके इसको रिवाइज कीजिए और धीरे धीरे इस यहाँ से निकलिए। और जो ये फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको सरोपर मान करके जो भारत का संघीय ढांचा है, भारत के एक कानून को मानिए। अभी प्रेजेंट टाइम में क्योंकि जो जैसे इंडिपेंडेंस के तुरंत के बाद, जैसे 1960 में जो चीजें लागू हुई है, 1947 के तुरंत बाद, कि कहीं भाषा के आधार पर हुआ है, लोगों के सेक्स के आधार पे हुआ है, धर्म के आधार पे हुआ है, तो वो अलग अलग स्टेट्स को उस तरह से उन्होंने वरीयता दिया गया था। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज ने या हमारे संविधान ने भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ने के लिए फैसला लिया हुआ था। ये तो कोई परमानेंट चीजें नहीं आती थी उसमें। हाँ, हमेशा रखा गया था कि आप इस चीज को लेकर के आगे बढ़िए और समय के अनुसार। मैं आ रहा हूँ रफियता साहब आपके पास, वकील साहब के बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। कॉमन सिविल कोड का एजेंडा आप इसको लेकर के आगे बढ़िए। आज का समय जो है 100% कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। कॉमन सिविल कोड से सिर्फ
एक किसी को फायदा नहीं होगा, पूरे भारत के भविष्य के जी। लिए ये कॉमन सिविल कोड अनिवार्य है और इसको लागू करना चाहिए हर सेक्टर में। ठीक ये है, होना ही चाहिए। ठीक है। और इससे ये जो झगड़े हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज को मौका मिलता है। भारतीय जनता पार्टी से ठाकुर साहब कुछ कहना चाह रहे, फिर मैं रफियता साहब के पास जाऊंगा। बोलिए ठाकुर साहब। देखिए रावत साहब, हाँ। सबसे पहले तो कॉमन सिविल कोड में एक शब्द है कॉमन, जी और वो कॉमन सेंस को भी से भी जुड़ता है। जी तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ कोट करना चाहता हूँ, जो बार बार ये धार्मिक आधार पर इस तरह की बातें करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब लड़ाई हो रही होगी और एक फौजी जो है सामने से गोली चल रही है, तो ऐसे समय में वो ये कहेगा कि मेरा नमाज पढ़ने का टाइम हो गया, या युद्ध लड़ेगा? पुलिस वाला जो है वो अगर इस मुसलमान है और चोर भाग रहा है और उसका अगर नमाज का टाइम हो गया तो कहेगा नमाज पढ़ूंगा, फिर चोर को पकड़ने जाऊंगा। तो इसमें कुछ कॉमन सेंस की चीजें भी हैं। धर्म जो है वो वहीं तक उसकी दायरा है जहां तक वो अपनी ड्यूटी और अपने राष्ट्र को जो है जब उसकी जरूरत पड़ती है तो वहां धर्म का दायरा समाप्त हो जाता है जी। और कॉमन सिविल कोड का मतलब यही है कि देश के अंदर जहां पर भी कंफ्यूजन है, मान लो सिमिलरिटी लानी है, स्कूल के अंदर यूनिफॉर्मिटी लानी है, तो वो सबके लिए एक होनी चाहिए। और मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि हिजाब पहनना ये कौन से धर्म का हिस्सा है। धर्म तो ईश्वर और व्यक्ति के बीच का मामला है, अल्लाह और इस मुसलमान के बीच का मामला है। इसमें कपड़े पहनना, दाढ़ी रखना, नहाना, खाना पीना, ये तो सामाजिक परंपराएं हैं, इनका उससे कोई संबंध नहीं है। और ये समय के और स्थान के अनुसार, वातावरण के अनुसार बदल सकती हैं। नहीं बिल्कुल ठीक है ठाकुर साहब। रफियता साहब लगातार बोले जा रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। रफियता जी ठीक ठाकुर साहब आपने चूंकि हिजाब की बात की, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता संविधान की बात कर रहे थे, जी तो इनको बताना चाहता हूँ जिस संविधान की एक किताब उठा रहे हैं उसी संविधान में समय अनुसार परिस्थितियों अनुसार देश की आवश्यकता के अनुसार उस संविधान में ठीक है ठाकुर साहब, ठीक है ठाकुर साहब, मैं आऊंगा आपके पास। रफियता साहब एकदम बहुत भावों से भरे हुए हैं, उनकी भावनाओं को शांत कर दूं मैं जरा। रफियता साहब, भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है ठीक है ठाकुर साहब। रफियता साहब सुन लीजिए, रफियता साहब, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब हाथ में लेने से काम नहीं होगा ना सर, उनके कही हुए बातों को भी तो मानना पड़ेगा। हाँ, हम दिल में रखते हैं नहीं मानेंगे, बातों को मानेंगे। अम्बेडकर साहब ने जो कहा है उनकी बातों को मानेंगे। अंबेडकर साहब ने ही कहा था कि वक्त के साथ एक आर्टिकल 44 भी संविधान में उन्होंने बनाया, उन्हीं का बनाया हुआ है। उन्होंने कहा जी, आप हम कह रहे हैं ना, आप देश के सामने एजेंडा सार्वजनिक कर दीजिए ना कि हम ये करना चाहते हैं कॉमन सिविल कोड में। आप बताइए ना कॉमन सिविल कोड में आप क्या करना चाहते हैं। अरे देश के सामने सार्वजनिक कर दीजिए सर। देखिए ये काम न्यूज चैनलों का नहीं है, ये काम सरकार का है। हम तो एक न्यूज चैनलों का काम है कि अगर देश में कोई चीज उठी है तो उसके समाधान खोजने का। आप कॉमन सिविल कोड में क्या चाहते हैं? इस देश को आज तक आप 70 सालों में ये नहीं समझा पाए। ठीक रफियता साहब, एक सवाल सुनेंगे मेरा। कॉमन सिविल कोड, रफियता साहब सवाल सुनेंगे। अरे कॉमन सिविल कोड क्या है? आप ये बताइए, काम उसमें करना क्या चाहते हैं आप? ठीक, रफियता साहब एक सवाल सुनेंगे मेरा। मेरी बात सुनिए थोड़ा। जी तारिक परवेज साहब आप पहले कर लीजिए कंप्लीट, क्योंकि आपका बार बार फोन कट जा रहा था। फिर मैं रफियता साहब के पास जाऊंगा। रफियता साहब, तारिक परवेज साहब को सुनिएगा ध्यान से, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात पूरी होगी। ठीक है बोलिए डॉक्टर साहब। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो भारत है जी, वो इतना तंग नजर या इतना कदामत परस्त नहीं है जी, क्योंकि अगर हम इतिहास देखेंगे तो हमारे देश ने तमाम संस्कृतियों, तमाम रीति रिवाजों, तमाम रसूमात को जगह दी है जी। लेकिन चंद प्रदूषित मानसिकता के लोग, बिल्कुल, जिनको मुख्य धारा की मीडिया का सहारा है, वो लोग आके इस तरह के अनर्गल अराजकता फैलाने का काम करते हैं और इस देश को तमाम तरह की नफरतों में बांटने का काम कर रहे हैं। हाँ। साथ ही साथ मैं एक चीज आखिरी और बता देना चाहता हूँ, तमाम पैनलिस्ट हाँ। और जो आपके चैनल से जुड़े हुए दर्शक हैं उन सभी को मैं अपनी तरफ से दावत देना चाहूंगा कि आप अपने घर में अपनी बेटियों को हिजाब पहनाएं। अगर पहनाएंगे
अगर पहनाएंगे तो उन्नाव जैसी घटनाएं नहीं होंगी, अगर पहनाएंगे तो हाथरस जैसी घटनाएं नहीं होंगी। और साथ ही साथ मैं एक चीज ठीक और है, कहना चाहूंगा। एक तारिक परवेज साहब, मैं आपको थोड़ा सा काउंटर करना चाहूंगा। आपने नहीं तारिक परवेज साहब, मेरा एक सवाल है। आपने बहुत अच्छी बात कही है और निश्चित तौर पर मैं इसका समर्थन करूंगा। परवेज साहब सुन लीजिए, आपने बहुत सही बात कही कि हर व्यक्ति को बुरके में महिलाओं को रखे, हिजाब पहनाना शुरू करे तो ये घटनाएं रुक जाएंगी। मेरा एक काउंटर सवाल है, मदरसे से फिर हमारे पास ऐसी खबरें क्यों आती है कि वहां मौलवी ने किसी बच्ची का बलात्कार कर दिया? वो तो बुरके में जाती है ना भाई साहब, उनका क्यों बलात्कार किया जाता है? मुझे आप पहले ये क्लियर कीजिए, अगर बुरका समाधान है, हिजाब समाधान है, तो वहां क्यों ऐसी घटनाएं होती है? जी, अरे रफियत साहब आपके पास आऊंगा, बोलने दीजिए, आप ही के भाई है, वो बोल रहे हैं, न्यू तो सुनिए। इतनी असहिष्णुता ले आते हैं आप, पता नहीं, सुन लीजिए, एक अपनी बारी में। तमाम पैनलिस्ट हैं, उनका भी भाई हूँ मैं, इसीलिए सबको समान जो है दावत दे रहा हूँ कि आप अपने घरों में अपनी बहन बेटियों को बुर्का पहनाइए। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मदरसे से हमारे पास खबरें आती है, वो झकझोरती है हमें। कोई मौलवी साहब जो है वो बुरके में पहनी हुई बच्ची तो छोड़ दीजिए, लड़कों तक को नहीं छोड़ते, कई जगह से ऐसी खबरें आती है। राहुल साहब, हाँ, मुझे अपनी आखिरी बात कहने दीजिए, इसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। नहीं आप कहिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी, और कुरान के कानून को हम अपने सिर पर रखते हैं और आरएसएस के बनाए हुए कानूनों को जो वो भविष्य में बनाएंगे उनको हम जूती की नोक पे रखते हैं। हम ऐसे कानून मतलब भारत के कानून को आप जूते के नोक पे रखते हैं, ये कह रहे हैं? इनको पता होना चाहिए कि कानून पार्लियामेंट नहीं तारिक परवेज साहब, कोई संघ कानून नहीं बनाता है, भारत की संसद कानून बनाती है। आप कह रहे जूते की नोक पे रखते हैं उनको, या उस राज्य की विधानसभा कानून बनाती है? ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप तारिक परवेज साहब कि जूते की नोक पर आप देश के कानून को रखते हैं। तो आपको कोई हक नहीं है। किस तरह का जाहिलपन की बात कर रहा है ये व्यक्ति? नहीं, चले गए परवेज साहब, बड़ी बात बोलकर चले गए। और बहुत ये मतलब मानसिकता जो है ये बताती है कि आप कह रहे हैं कि इस देश के कुरान को हम सर पे रखते हैं और देश के कानून को जूते की उन्होंने कहा संघ के ओर से बनाए गए कानून, हालांकि हाँ नहीं संघ कानून नहीं बनाता। रफियता साहब संघ कानून बनाता है इस देश में या पार्लियामेंट कानून बनाती है? कौन कानून? आप तो राजनीतिक नेता है, आप तो राजनीतिक दल से जुड़े हैं, आप तो जानते हैं। बनाने ही नहीं देंगे ना आपको। जी, हम तो क्या पार्लियामेंट में लड़ाई लड़के बनाने ही नहीं देंगे ना। सरकार करने की कोशिश नाकाम भी करती है, फिर करिए। उसको अधिकार है। नहीं रफियता साहब बताइए, कानून कौन बनाता है? नागपुर के हेड ऑफिस में बनते हैं कि पार्लियामेंट में बनते हैं? पार्लियामेंट में बनेंगे। हिडन एजेंडे की बात कर रहे हैं, हिडन एजेंडा कोई लागू नहीं हो सकता इस देश में। जो भी अरे साहब, क्या रफियता साहब आप बात कर रहे हैं? अगर नागपुर हेड ऑफिस में बनते ना कानून, तो वो तो हिंदू राष्ट्र बना चुके होते कब का, उनका एजेंडा है, वो तो बना चुके होते, मुहर लग गई होती। हाँ मेरा एक प्रश्न है। हाँ नहीं रफियता साहब, आप भी एकदम वही वाली बात कर रहे हैं। वो तो चले गए बोल के, और उन्होंने जो बात कह दी वो ये उस मानसिकता की बात है कि आप इस देश को जूती की नोक पे रखते हैं। आपके लिए अपना धर्म पहले है, जैसे राजनीतिक विश्लेषक उन्होंने कहा कि पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद फिर हमारी जाति धर्म और सब आता है। सर 2 मिनट सुनिए मेरी बात। हम ये देश का संविधान है, जो संविधान परिषद बनी थी उसने ये कानून बनाया, उसने इसको बना के संसद के। अरे सर वो किताब मत लहराइए आप, उस किताब को कितना मानते हैं वो आपके साथी बोल के गए हैं और आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। आप उस किताब को लहराइए मत, उस किताब को आप जूती की नोक पे रखते हैं, ये बोला है आपके साथी ने और आप उसका समर्थन कर रहे हैं। मेरा जो होगा आपका साथी होगा, आपने वही भारत का कानून है। मैं जानता भी नहीं हूँ। हाँ आप समर्थन कर रहे हैं, आप समर्थन कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति का जिसने कहा कि कानून को मैं जूते की नोक पे रखता हूँ। आप समर्थन में उसके, आपने एक शब्द उनके विरोध में नहीं बोला, तो आपकी मानसिकता और उनकी मानसिकता तो एक जैसी होगी ना रफियता साहब। अगर कोई ऐसा कहता भारतीय कानून को जूते की नोक पे रखता हूँ तो मैं उसका समर्थन नहीं आप राजनीतिक नेता है, वो वही कहा उन्होंने, वो बदल दे। आप गए कि भारत की जगह संघ का इस्तेमाल कर ले, तो क्या वो बदल जाएगा? आरएसएस कानून बनाता है इस देश में। अरे देश के कानून को सर्वोपरि मानते हैं। हाँ। देश की सरकार अगर कोई कानून है जबरदस्ती थोपेगी है किसी भी चीज की आड़ लेके, तो अरे भाई साहब ये प्रजातंत्र है, ये कोई तानाशाही थोड़ी है, ये सीरिया नहीं है महाराज, ये सीरिया नहीं है। इस संविधान के सामना करेंगे हमारे
अरे किम जोंग का शासन थोड़ी है महाराज यहाँ कि बोल दिया जाएगा और कल से लागू हो गया कानून। एक प्रोसेस होती है, कानून बनते हैं और विरोध होता है तो उसे वापस भी लेते हैं। कृषि कानून आपके सामने नजीर है। हाँ, और आप कह रहे हैं कि जूते की नोक पे रखते हैं उस कानून को और आप समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस के साथी। वैसे तो आपको मतलब शुरुआत में आप ऐसी बातें बोल चुके हैं कि जिसका कोई जी जी नहीं करेंगे सिविल कोर्ट का समर्थन, हम तो भारतीय कानून शैलेन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शैलेन जी फिर मैं आपके पास आता हूँ। बोलिए शैलेन जी। हाँ मैं कुछ तथ्यात्मक चीजें रखना चाहता हूँ। पहले इनका वॉल्यूम म्यूट करिए, क्योंकि इन्होंने क्या है कि शोर मचाना है। रफी अता एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो अभी आपके सामने पैनल पे एक स्कॉलर जो अपने को क्लेम करता है किस तरह की जो है कानून के विरुद्ध भाषा का इस्तेमाल करके व्यक्ति गया है, आपने देखा? तो ये जहर घुसा हुआ है। जब बात हो रही है, मैं कहता हूँ देश के किसी भी हिस्से में कोई भी सरकार कानून बनाती है तो देश का प्रत्येक नागरिक उस कानून को मानने के लिए बाध्य है। बिल्कुल बिल्कुल। दुबे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक कुमार दुबे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए दुबे साहब। राहुल जी, अभी जैसा इन्होंने एक बोला, नहीं कुरान को मानते हैं, कुरान को सर पे रखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को जूते की नोक पे रखते हैं। इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना इन सब चीजों के लिए भी जरूरत है जी। अगर ये चीजें नहीं आएंगी ना, ये चीजें और भी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है जी। और इस तरह के कानून भी होने चाहिए जिससे कि ऐसे व्यक्ति को बिहाइंड द बार रख देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी सबकी मान्यता है, सबको मानते हो, ऐसा नहीं है कि कोई कुरान नहीं मानता या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कुरान को गलत बताया है या गीता को गलत बताया है। लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन को जिसने इतना सम्मान दिया आपको इस देश में, आप उसके लिए ऐसी बातें करते हो, उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इस तरह से ये प्रेम है आपके लिए। और दूसरा भाई बोलता है नहीं, दूसरे लोग बोल रहे हैं नहीं हमको ये कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल लिखा हुआ है, ये आप एक चीज तो मान नहीं रहे हो और अननेसेसरली इस चीज में डिबेट कर रहे हो कि नहीं हाँ वो अपने घर में पहने, वहां पहने। अरे किसने मना किया हुआ? जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। ये सब चीजें एक मतलब मानसिक बीमारी है। सच्चाई तो ये है कि एक मानसिक बीमारी है जो इन लोग घर में बैठी हुई है। और अपना ठीक दुबे साहब, आपने कहा कि ये इन बीमारियों का इलाज यही है क्योंकि किस तरह की मानसिकता बन चुकी है और किस तरह की कट्टरता इस देश में परोसी जा रही है और कैसा समाज हम बना रहे हैं, ये इसके कुछ उदाहरण है। ठाकुर साहब कुछ कहना चाह रहे, फिर फाइनल कमेंट में रफी जी से लूंगा। बोलिए सर, 30 सेकेंड। ठाकुर साहब। नहीं, मैं केवल यही कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह के लोग जो कहते हैं कि हम केवल कुरान को मानेंगे, मेरा उनसे आग्रह है कि दुनिया के अंदर बहुत सारे देश हैं, लेकिन अगर इस देश के अंदर आपको रहना है तो इस देश के संविधान को मानना पड़ेगा। और ये जितने भी कानून यहाँ पर बनाए जाते हैं, ये जो हमारे कांग्रेस के मित्र हैं बार बार इस किताब को उठा रहे हैं संविधान की, तो उनको बताना चाहता हूँ इसी संविधान के तहत ही बनाए गए हैं। देश के जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, जो मैंडेट देश की जनता ने दिया है, वही पार्लियामेंट में बैठती है और वही कानून बनाती है। ठीक है, बोलिए रफीता साहब। इसी संविधान के तहत वो चुने हुए हैं, लेकिन तार्किक बात करिएगा। ठाकुर साहब इसी संविधान के तहत चुने हुए हैं। ठीक है ठीक है, तो इस तरह की तार्किक बात करिएगा। 30 सेकंड 30 सेकंड है आपके बात ही कर रहा हूँ। मैंने कहा ये भारत का संविधान है। देखिए चुप रहिए, मैं भारत का संविधान है। इस संविधान ने ही ये अधिकार दिया है भारत के प्रत्येक नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता का आपको अधिकार है। वो सीमित है, असीमित नहीं है। धार्मिक जो वो सीमित है रफीता साहब, उसके आगे लिखा हुआ है, उतनी लाइन मत पढ़िए, उसके आगे लिखा है कि असीमित है। जब राष्ट्र की बात आएगी, जब देश की बात आएगी और सरकार वो उसी के एक आर्टिकल के तहत एक कानून बना सकती है और उसको पाबंदियां लगा सकती है। ये भी उसी संविधान में लिखा है, उसको मानेंगे। अरे हम तो कह रहे हैं आप प्रस्ताव करिए। आप बार बार कानून बनाएंगे, कानून बनाएंगे। आप बताइए ना इस देश को क्या करना चाहते हैं। ठीक है ठीक है, कॉमन सिविल कोड आप रखिए सामने देश के। ठीक है ठीक है। अरे आपने तो आपकी मंशा जाहिर कर दी है, आपने आपकी मंशा जाहिर कर दी है कि आप आ गए तो 3 तलाक भी आप लेके आएंगे, आप 370 भी वापस लाएंगे, तो आपकी मंशा तो आपने जाहिर कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। समय मेरे पास इतना ही है और आपने समय दिया और इस पर बहस की, लेकिन बहस बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहना पड़ रहा है कि जो इस देश के पढ़े लिखे, जिन्हें हम इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं, वो भी यहाँ आकर इस तरह की बातें करके चले जाते हैं जो एक सवाल पैदा करते हैं। और ऐसी मानसिकता के लोग जिनकी वजह से इस तरह के विवाद खड़े होते हैं। और निश्चित तौर पर इसीलिए ये कहा जाता है कि एक देश एक कानून जो है वो जरूरी है, ताकि इस तरह के जो झगड़े, मजहबी झगड़े और पॉलिटिकल जो उसको प्रश्रय मिलता है, जिसकी वजह से देश का माहौल खराब होता है, उस पर इससे लगाम लगेगी। तो ये इस पर कब सरकार आगे बढ़ती है और इस पर कब स्टैंड लेती है, ये देखना होगा।
लेकिन आज सवाल देश का है में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।